हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। बेटा, आज हम एक और नया टॉपिक ले आए हैं अपने आदि एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। आज हम मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, इसकी फुल डेफिनेशंस पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें डिफरेंस समझेंगे। तो यदि आप 11th या 12th में हो तो उसमें भी इकोनॉमिक्स में काफ़ी ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि क्या होती है मॉनेटरी या फिस्कल पॉलिसीज़। ओके, तो वही मैं आपको आज बताने वाला हूँ और सब्जेक्ट आपका रहने वाला है इकोनॉमिक्स। ओके, इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट रहने वाला है। और यदि मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स की, तो यदि आप ग्रेजुएशन लेवल पे हो, चाहे बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो, और यदि आपके पास भी इकोनॉमिक्स है और उसके अंदर मॉनेटरी या फिस्कल पॉलिसीज़ के बारे में आपसे जब पूछा गया है या उसके अंदर ये टॉपिक है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो। और हाँ, आपको एक और बात और बता दूं, ये जो पीडीएफ जो मैंने बनाई है, जो आप इसको अंत तक देखोगे, तो ये पीडीएफ अगर जब आपको बाई करनी है तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज करके आप मिनिमम अमाउंट पे करके मुझसे परचेज़ कर सकते हैं ये वाली पीडीएफ। ओके, तो जानते हैं कि क्या होता है आपका मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, क्या होती है, इनकी इनकी जो डेफिनेशन क्या होती है और इनके अंदर और इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये फुल नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, तो आओ थोड़ा नीचे चलते हैं, आपको तब समझ में आएगा। तो आ गए हैं। तो कहा गया है सबसे पहले कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, इसके एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है। ओके, तो मैं यहाँ पे अपना हाईलाइटर ले लेता हूँ और इसमें लिखा है कि मॉनेटरी पॉलिसी रेफर टू द एक्शंस टेकन बाय कंट्री सेंट्रल बैंक। तो इतना तो पता चल गया आप लोगों को कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये रेफर करती है एक एक्शन को जो लिया जाता है कोई भी आपका देखो जाए कोई भी कंट्री के सेंट्रल बैंक द्वारा इसमें एक्शन लिया जाता है। अब सेंट्रल बैंक का जो काम क्या होता है, सेंट्रल बैंक का काम, इसका एक्शन क्या होता है, इसका एक्शन होता है कि जब हम नोट छाप रहे हैं, है ना, या जब मनी का मेजरमेंट कर रहे हैं, है ना, या मनी को हम उस मनी का निर्माण कर रहे हैं, है ना, उस मुद्रा का निर्माण कर रहे हैं, तो वो जो है मार्केट में सप्लाई हो मनी, तो ये उसको कंट्रोल करता है। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी इन द ऑर्डर ऑफ अचीव मैक्रो इकोनॉमिक्स गोल्स। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स गोल्स को भी अचीव करता है ना। जैसे इसके अंदर जो है प्राइस स्टेबिलिटी भी रहती है ना। प्राइस स्टेबिलिटी रहने के साथ साथ इसमें क्या होता है कि इसके अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट्स का भी ये पूरा पूरा ध्यान रखता है। सस्टेनेबल इकोनॉमीज ग्रोथ, इसका मतलब कि सतत आर्थिक विकास या सतत आर्थिक ग्रोथ में भी ये हमारी मदद करता है मॉनेटरी पॉलिसी। तो उम्मीद है कि आपको मॉनेटरी पॉलिसी एकदम अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी कि मॉनेटरी पॉलिसी एक जो मॉनेटरी पॉलिसी ये एक प्रकार का एक्शन होता है, है ना, जो कोई भी कंट्री की सेंट्रल बैंक यानी कि जो केंद्रीय बैंक है वो लेता है अपने जो है अपने मार्केट में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए या क्रेडिट करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ को, एंड ये अचीव करने के लिए कोई भी गोल्स को, है ना। जैसे इसके अंदर जो है ये जो है प्राइस स्टेबिलिटीज़ को देखता है ना। जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी है ये कोई भी देखा जाए तो ये प्राइस स्टेबिलिटीज़ को देखता है, फुल एम्प्लॉयमेंट्स को देखता है, एंड आपका सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स ग्रोथ को देखकर ही ये हर फैसले हर एक्शन लेता है ना। तो इसको ही बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, और इसके कुछ की ऑब्जेक्टिव है, इसको भी देखेंगे। तो की ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है कि प्राइस स्टेबिलिटी। तो पहला होता है इसका प्राइस स्टेबिलिटी। कि प्राइस स्टेबिलिटी क्या होता है, तो प्राइस स्टेबिलिटीज अब हम इसमें पढ़ेंगे। तो प्राइस स्टेबिलिटी होता है अ प्राइमरी एम ऑफ अ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू कीप इन्फ्लेशन। इसके अंदर इन्फ्लेशन की ये मापन करता है ना। ये इन्फ्लेशन को देखता है कि वो लो है या स्टेबल लेवल पे है या लो लेवल पे या हाई लेवल पे।
स्टेबल लेवल पे है इन्फ्लेशन, तो ये तो एकदम सही है ना। एंड वो प्रोटेक्ट करता है किसी भी परचेजिंग जो पावर को कंट्री के रूप सॉरी करेंसी के रूप में, है ना। जैसे आपको मैंने बता दिया, जैसे प्राइस स्टेबिलिटी होना किसी भी मार्केट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्राइस स्टेबिलिटी ही आपकी परचेजिंग पावर्स की इन्फ्लेशन को हाई या लो करता है ना। क्योंकि जब आपके मार्केट में इन्फ्लेशन रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, तो इन्फ्लेशन रेट हाई होने से जो है मंदी का दौर स्टार्ट हो जाता है मार्केट के अंदर। हर चीज़ महंगी मिलनी स्टार्ट हो जाती है ना। महंगी मिलनी स्टार्ट हो जाती है तो महंगी मिलने से क्या होगा कि लोगों के अंदर जो परचेजिंग पावर है वो भी लो हो जाएगी, है ना। क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ ढंग से नहीं हो पाएगी और परचेजिंग पावर भी जो है लोगों की लो हो जाएगी और इन्फ्लेशन हाई हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए आपका जो है किसी भी जो है प्राइस स्टेबिलिटी के लिए देखा जाए तो स्टेबल लेवल ही रहना ही जो है सही रहता है। इकोनॉमिक्स ग्रोथ की बात की जाए तो इकोनॉमिक्स ग्रोथ में क्या है कि आपके मॉनेटरी पॉलिसी एम टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट एंड कंजप्शंस। ये इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन को एनकरेज करता है, उनको बढ़ावा देता है ना, कि आप इन्वेस्टमेंट करो, कंजप्शन करो। तो इकोनॉमिक्स ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड प्रोवाइड करता है एडुकेट आपका इसमें एडुकेट क्रेडिट टू प्रोडक्टिव सेक्टर टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक्स एक्टिविटी एंड ग्रोथ। ये किसी भी इकोनॉमिक्स की एक्टिविटी एंड ग्रोथ के लिए ये अलग अलग सेक्टर को प्रोडक्ट करता है ना, उनको बढ़ावा देता है। तो इससे इकोनॉमिक्स ग्रोथ इसमें हो जाती है, जिससे क्या होता है ना कि लोगों को जो है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या कंजप्शन करने में ज़्यादा मदद करता है ना, किसी भी करेंसी के फॉर्म में। और थर्ड होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जब हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की जाए तो बाय फोर्स ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट, है ना। इसके अंदर क्या आता है कि इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट को फोर्स करता है ना। मॉनेटरी पॉलिसी कैन इनडायरेक्टली सपोर्ट, है ना, ये इनडायरेक्टली जो सपोर्ट करता है जॉब क्रिएशंस को एंड ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी कि ये आपका डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली आपका सपोर्ट करता है जॉब क्रिएशन करने में, जॉब को ढूंढने में, जॉब को बनाने में। ओके, तो ये कार्य करता है आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, है ना। और कौन कार्य करता है? मॉनेटरी पॉलिसी। तो अब देखते हैं एक्सचेंज रेट ऑफ स्टेबिलिटी। एक्सचेंज रेट ऑफ स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है ना कि हम एक्सचेंज कर सकते हैं किसी भी कंट्री, यानी कि हम किसी भी अदर कंट्री के साथ अपनी करंट मतलब अपनी जो डोमेस्टिक जो करेंसी है उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, है ना। जिससे जो है ना, तो जो आपका इससे क्या होगा कि जब भी कोई इंटरनेशनल हमें ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करनी हो तो कोई भी हमारा डोमेस्टिक बंदा वहाँ जाके ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कर सकता है अदर कंट्रीज़ के साथ, अदर करेंसी के साथ, है ना। तो यही बताया गया है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कैन इन्फ्लुएंस करती है द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिलेटेड टू द अदर करेंसी, है ना। कि अपने मतलब अपने जो डोमेस्टिक जो करेंसी है, यानी कि अपने जो घरेलू मुद्रा है वो रिलेट कर सके अदर करेंसी से, है ना, जो अन्य मुद्रा है उनके साथ कर सके, है ना। हेल्पिंग टू मेंटेन स्टेबल एक्सचेंज रेट्स। तो और ये स्टेबल करता है एक्सचेंज रेट्स को, कि मतलब किस एक्सचेंज रेट्स पर हम लोग जो है करेंसी को दूसरी करेंसी में चेंज कर सकते हैं या रिलेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी ट्रेड के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए अदर कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है ये टॉपिक। ओके, आप थोड़ा नीचे चलते हैं और लिखा है इसमें कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज़। अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को जानेंगे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होता क्या है। तो इसके अंदर क्या होता है, सेंट्रल बैंक मैनेज करता है किसी भी सिस्टमेटिक रिस्क एंड विद इन द फाइनेंशियल सेक्टर टू प्रिवेंट डिस्ट्रप्शंस एंड प्रमोट करता है आपके सिक्योर फाइनेंशियल एनवायरनमेंट्स को। तो ये आपकी किसी भी देखा जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के गोल्स की बात की जाए तो ये आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जो आपका सेंट्रल बैंक होता है वो जितने भी सिस्टमेटिक रिस्क होते हैं उनको मैनेज करके चलता है ना, किसी भी एक फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, है ना। तो इससे क्या होता है ना कि अगर जब कोई भी आपके रास्ते में या कोई भी वे में आपके जो कोई भी डिस्ट्रप्शंस वगैरह होती हैं उनको प्रिवेंट करता है ना। और प्रमोट करता है सिक्योर फाइनेंशियल एनवायरनमेंट को, एक अच्छा एनवायरनमेंट बना के चलता है, एक वित्तीय एनवायरनमेंट
मतलब कि एक वित्तीय वातावरण को सिक्योर करके चलता है किसी भी इंसान के। तो इसके लिए भी हमारा मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आप पढ़ते हैं इसके टू टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, है ना। तो मॉनेटरी पॉलिसी कितने टाइप की होती है, तो मॉनेटरी जो इसमें जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है वो दो टाइप की होती है। पहला होता है एक्सप्लेनरी मॉनेटरी, एक्सप्लेनरी मॉनेटरी पॉलिसी या तो यूज ड्यूरिंग इकोनॉमी स्लो डाउन और रिसेशन। जब कभी भी आपके जो मार्केट में स्लो डाउन या रिसेशन का जब दौर आता है तो इट्स एम द इंक्रीज ऑफ अ मनी सप्लाई। तो ये उस समय इनका ये एम होता है कि उस समय मनी की सप्लाई को इंक्रीज करें एंड लोगों को लोअर इंटरेस्ट रेट मिले ना, किसी भी बोरोइंग्स में या स्पेंडिंग में या किसी भी इन्वेस्टमेंट में। ओके, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लेनरी मॉनेटरी पॉलिसी एज अ पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है कि जब कहीं भी हमारा स्लो डाउन या रिसेशन का जब दौर आता है मार्केट के अंदर तो उस समय क्या करती है ये, उस समय मॉनेटरी पॉलिसी अपनी जो मनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर देती है। मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करने से क्या होगा ना, हाँ, कि लोगों में मंदी का जो दौर नहीं आएगा, लोगों को ओके, और लोगों के जो अंदर जो परचेसिंग पावर है वो भी बढ़ेगी, है ना, वो भी बढ़ेगी और उनको लोअर इंटरेस्ट रेट से उनको पैसा मिलता रहेगा बोरिंग्स में, स्पेंडिंग में या इन्वेस्टमेंट में। ओके, तो और इससे क्या होगा, इससे बूस्ट होगी अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूस होगा अनएम्प्लॉयमेंट, इनकी इसमें बेरोजगारी भी इसमें दूर होगी, लोग जॉब देना स्टार्ट कर देंगे है ना लोगों को। तो वो होता है चीज़ें। ओके, अब बात करते हैं इसके अंदर हम जो कॉन्ट्रास्नेरी मॉनेटरी पॉलिसी जो दूसरा टाइप है इसका 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 क्या मतलब होता है, यूज्ड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन। इसमें ये बताया गया है जब हाई इन्फ्लेशन हो जाता है, यानी कि जब मुद्रा स्थिति काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, तो या जब ओवर हीटेड हो जाती है इकोनॉमी, इट्स एम द रिड्यूस द मनी। उस समय ये जो मनी जो है ना ये रिड्यूस करना चालू कर देती है ना, ये रिड्यूस करना चालू कर देती है। इसका मतलब जो मनी की सप्लाई कम करना स्टार्ट कर देती है ना, मतलब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आना स्टार्ट हो जाता है ना। और उससे क्या होता है ना कि ये, और उसके बदले में ये अपने इन्वेस्टमेंट या अपने स्पेंडिंग में या बोरोइंग्स में अपने इंटरेस्ट रेट्स को भी राइज करना ये आपको चालू कर देती है ना, और कर्व एक्सेसिव स्पेंडिंग एंड इन्फ्लेशन के लिए। ओके, तो इसका मतलब ये होता है। और ये दो ही चीज़ें, ये जो उसकी दो जो उसकी जो आपको जो उसकी दो पार्ट बनने के ना कैटेगरीज के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप जाओगे तो, है ना। तो अब हमने मॉनेटरी पॉलिसी को हमने पूरी तरह से पढ़ लिया है, उम्मीद है कि आपको एकदम ढंग से समझ में आ गया होगा ये। ओके, अब बात करते हैं फिजिकल पॉलिसीज़ के बारे में कि फिजिकल पॉलिसी होता क्या है ना, क्योंकि अब फिजिकल पॉलिसी अब हमारा चालू हो गया, अब मॉनेटरी पॉलिसी ख़त्म हो गया। अब लास्ट में हम इसकी डिफरेंस अब हम सीखेंगे। ओके, अब लिखा है इसमें पॉलिसीज नहीं, हाँ, अब पढ़ेंगे फिजिकल पॉलिसी। तो इसमें लिखा है आपका फिजिकल पॉलिसीज, है ना, रेफर टू द गवर्नमेंट यूज ऑफ स्पेंडिंग द टैक्सेशन एंड इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये कोई भी कंट्री की सेंट्रल बैंक इसको बनाती है, वैसे ही जो फिजिकल पॉलिसी है ये कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट बनाती है, जो स्पेंड करती है या टैक्सेशंस लगाती है अपने मतलब अपने इकोनॉमी में, है ना। अपने इकोनॉमी में जो टैक्स लगता है, आपको पता है कि बहुत सारे टैक्सेस वगैरह होते हैं, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो गया, वैल्यू एडिड आपका टैक्स हो गया, है ना, और ऐसे कई प्रकार के इसमें टैक्स होते हैं। एग्जैक्ट और हो गई आपकी बहुत सही के टैक्स, जैसे कि एक्साइज आपकी ड्यूटी हो गई, एक्साइज ड्यूटी, है ना। तो ये कई प्रकार के आपके टैक्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इकोनॉमिक्स को, जो गवर्नमेंट द्वारा लगाए जाते हैं, वही फिजिकल पॉलिसीज हैं। ओके, तो इट्स की ऑफ अ टूल ऑफ अ मैनेजिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स कंडीशन। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स कंडीशंस को देखती है ना, जैसे इसके अंदर आता है आपका क्या, ओवरऑल डिमांड, है ना, एम्प्लॉयमेंट आता है, इन्फ्लेशन आता है, इकोनॉमिक्स ग्रोथ वगैरह, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं कि मतलब जो है कि पूरे देश में जो है डिमांड जो कितनी है ना, एम्प्लॉयमेंट कितना है, इन्फ्लेशन कितना है, इकोनॉमिक्स ग्रोथ कितनी, ये सारी कंडीशन, तो ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स की जितनी भी कंडीशन है ये कंडीशन इसके अंदर आती हैं। तो गवर्नमेंट जो है एडजस्ट करती है स्पेंडिंग को या टैक्स लेवल को स्टिमुलेट
द रेस्टोरेंट इकोनॉमी एक्टिविटी, यानी कि अपनी जो इकोनॉमी एक्टिविटीज़ है ना, ये सब इसमें देखती है कि स्पेंड करती है, हम में खर्च करती है, उसके एक्सपेंडिचर को बताता है, उसके टैक्स लेवल को बताता है किसी भी गवर्नमेंट्स के। तो वो हम चीज़ें इसके अंदर देखते हैं। एमिंग टू द अचीव गोल्स लाइक फुल एम्प्लॉयमेंट या प्राइस स्टेबिलिटीज़ हो गया या सस्टेनेबल्स ग्रोथ हो गई, तो ये चीज़ें फिजिकल पॉलिसीज़ हमें बताती हैं। ओके, तो इसका मतलब होता है फिजिकल पॉलिसी। आप कुछ की इसके अंदर आप कुछ हम देखेंगे इसके अंदर की कंपोनेंट्स इसके अंदर होते हैं। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो दो चीज़ें इसके अंदर होती हैं। एक तो गवर्नमेंट्स की एक्सपेंडिचर जो वो हम पर स्पेंड करती है, दूसरा होता है टैक्सेशंस, है ना। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स क्या होती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग मतलब होती है डिसीजंस अबाउट टू हाउ मच द गवर्नमेंट स्पेंड और वेरियस प्रोग्राम लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन या हेल्थ केयर या डिफेंस। जैसे इतने चीज़ों पर हम पे जो है ना गवर्नमेंट खर्च करती है कि नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए, देश के अंदर स्कूल बनने चाहिए, हॉस्पिटल बनने चाहिए, स्कूल बनने चाहिए, नए नए कॉलेज बनने चाहिए, डिफेंस के लिए नई नई चीज़ें आनी चाहिए, नए नए तो नए नए भवन का निर्माण कराती है ना, नए नए हॉस्पिटल्स वगैरह बनाती है, हेल्थ केयर बनाती है ना। तो ये जो भी चीज़ें गवर्नमेंट हम पे स्पेंड करती है, ये उनके एक्सपेंडिचर्स को बताता है। तो ये तो हो गया आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग। दूसरा होता है आपका इसमें टैक्सेशन। तो टैक्सेशन का मतलब क्या होगा, टैक्सेशन का मतलब हो गया आपका पॉलिसीज रिलेटेड टू द हाउ मच द गवर्नमेंट कलेक्ट इन द टैक्स फ्रॉम द इंडिविजुअल एंड द बिजनेस। मतलब कि हम इसका मतलब ये हो ना कि अगर जब हम लोग जो है ना, कि मानो कि जब कोई भी आदमी है ना, या कोई भी बिजनेस वगैरह क्यों नहीं हो गया या कोई भी कंपनी वगैरह क्यों नहीं होगी, आजकल हम हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं, आपको पता है। तो ये जो टैक्सेस की जो पॉलिसी है, ये भी आपकी फिजिकल पॉलिसी के अंदर ही आती है। हम फिजिकल पॉलिसी के अंदर ही गवर्नमेंट्स को टैक्स पे करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो है गवर्नमेंट जो है कलेक्ट करती है किसी भी इंडिविजुअल या बिजनेस से अपना टैक्स। कोई भी बिजनेस वगैरह हो गया या इंडिविजुअल जैसे हम ही हो गए, है ना, तो हम सब से भी, है ना, चाहे वो हम सब से भी अपने मतलब अपने वो इनकम की रेट्स को देख करके एक आपका टैक्स स्लैब बनाती है, और वही टैक्स स्लैब्स के अनुसार हमारी इनकम को देख करके गवर्नमेंट हमसे कलेक्ट करती है हमारे टैक्सेस को। ओके, तो उसके लिए वो एक जो है टैक्स स्लैब बनाती है ना, कि हमको जो है कितना कितना टैक्स देना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और टैक्सेशंस की बात की जाए तो सबसे पहले जीएसटी का नाम आता है ना। और जीएसटी हमारे 2017 से ही, है ना, बीजेपी सरकार ने ज्वाइन में है, तो बीजेपी सरकार ने जो है वो घोषित कर दिया था। ओके, अब कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं फिजिकल इस पॉलिसीज़ के। तो पहला होता है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके लिए इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, तो स्टिमुलेटेड ग्रोथ ड्यूरिंग रिसेशन और स्लो डाउन। इससे रिसेशन और स्लो डाउन को देखा जा सकता है, इसको स्टिमुलेट कर सकते हैं हम लोग, है ना, ग्रोथ के लिए कि मतलब जब मार्केट के अंदर क्या रिलेशन चल रहा है, स्लो डाउन क्या चल रहा है, उसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हम लोग ये सब चेक कर सकते हैं। ओके, दूसरा होता है प्राइस स्टेबिलिटीज़, है ना, कि प्राइस स्टेबिलिटी मतलब होता है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने इन्फ्लेशन रेट को, या है ना, इन्फ्लेशन रेट मतलब हो गया आपके राइजिंग प्राइस। जब प्राइस के अंदर कोई भी राइस आता है तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं हम मार्केट के अंदर, तो उसको बोलते हैं प्राइस स्टेबिलिटी। और आपका तीसरा होता है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि इसमें मिनिमाइज कर सकते हैं बेरोजगारी को, अनएम्प्लॉयमेंट को। और आपका इसमें जो लास्ट है आपका चौथा, इसके अंदर होता है मैनेजिंग पब्लिक डेप्ट, है ना, कि अपने जो भी डेप्ट लेवल है उसको सस्टेन कर सकें, है ना। तो वो होता है आपका मैनेजिंग पब्लिक डेप्ट। ओके, अब ये वर्क कैसे करता है, अब किस प्रकार से वर्क करती है आपकी मतलब जो फिजिकल पॉलिसी है वो किस प्रकार से वर्क करती है। तो पहले इसके अंदर आता है एक्सप्लेनरी फिजिकल पॉलिसी। तो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग या कोई भी कटिंग टैक्सेस टू बूस्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, है ना। तो एक्सप्लेनरी फिजिकल पॉलिसीज़ जो है एक प्रकार की, ये जो किस प्रकार से वर्क करती है फिजिकल पॉलिसी, इसको दर्शाता है। तो इसके अंदर ये चीज़ें आती है ना, कि जो गवर्नमेंट है वो किस प्रकार से इंक्रीज़ कर रही है अपने खर्चे को, है ना, सालाना रूप से, है ना। वो कितना अपना पब्लिक का जो है ना, मतलब वो कितना वेलफेयर चाह रही है,
वो कितना स्पेंड कर रही है, ये कितनी कटिंग कर रही है टैक्सेस में, कितनी छूट दे रही है हमको, है ना, जिससे बूस्ट हो सके इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। एक होता है आपका कॉन्ट्रांसनेरी फिस्कल पॉलिसी। ये दो चीज़ें हमने जो है मॉनेटरी पॉलिसी में भी हमने पढ़ी थी अभी ऊपर। तो कॉन्ट्रांसनेरी फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, इसके अंदर इन्वॉल्व होता है डिक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग। मतलब ये उससे जस्ट अपोजिट है ना, यानी कि जस्ट इससे अपोजिट है ये वाला, है ना। तो ये जैसे कहेगा उसका उल्टा ऊपर वाला रहेगा या उसका उल्टा नीचे वाला रहेगा, है ना। तो जैसे कि हमने एक्सप्लेनरी फिस्कल पॉलिसी में हमने पढ़ा था कि वो इंक्रीज करती है गवर्नमेंट्स की एक्सपेंडिचर्स को, है ना, या उनके स्पेंडिंग को। तो नीचे वाला जस्ट उससे उल्टा है, वो ना डिक्रीज करता है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को, है ना। जो कॉन्ट्रास्टनरी फिस्कल पॉलिसी है वो डिक्रीज करती है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को और राइजिंग करती है टैक्सेस, ओके, टू कूल डाउन एंड ओवर हीटेड इकोनॉमी ऑन द, ओके, इकोनॉमी एंड कंट्रोल, मतलब अपने कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को, जो मुद्रास्फीति है उनको कंट्रोल करती है ना। तो ये दोनों ही ज़रूरी है वैसे देखा जाए तो, एक्सप्लेनरी भी है, क्योंकि है ना, मतलब है ना, कुछ कुछ जो समय को देख करके गवर्नमेंट भी अपने जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है उसको भी इंक्रीज़ करती है या डिक्रीज़ करती है। उसको देखते हुए वो हमारे टैक्सेस में कटिंग भी कर सकती है, अपने टैक्सेस में राइज कर सकती है, जिससे बूस्ट भी हो इकोनॉमी और ज़्यादा ओवर हीटेड भी ना हो, है ना, और कूल डाउन भी रहेगी अपनी इकोनॉमी, है ना, और कंट्रोल हो सके इन्फ्लेशन को। तो ये दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, जैसे अब मैं आपको बताऊँ इसमें, है ना, कि जो एग्ज़ाम्पल इसके अंदर दिया हुआ है कि एक समय है, एक एक रिसेशन का समय आया है, रिसेशन का समय आया है जिसको हम मंदी का समय बोलते हैं। उस समय जो है गवर्नमेंट ने क्या किया, माइट इंक्रीज द, उसके अंदर उसने क्या किया कि उसने इंफ्रास्ट्रक्चर्स को इंक्रीज़ किया, स्पेंडिंग, यानी कि बिल्डिंग वगैरह, रोड्स वगैरह उसने बनाए, ब्रिज वगैरह बनाए हैं, तो और जॉब उसने क्रिएट की है ना, डिमांड्स को स्टिमुलेट किया है उसने। तो अल्टरनेटिव दे माइट द कट टैक्सेस टू द, तो उस समय उसने क्या किया, अल्टरनेटिव में उसने जो है ना आपका जो कोई भी टैक्स है उसको कट किया, है ना, एंड मोर मनी इन द पीपल पॉकेट। और वो गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जो है ना, ज़्यादा लोगों की जो पॉकेट में मनी पहुँचे और इंक्रेज कर सके, स्पेंड कर सके, है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्पेंड कर सके मनी को, जिससे रेसेशंस का दौर जो है कम हो। ओके, तो ये इसका एग्जांपल हम उसको मान सकते हैं, कह सकते हैं। आप देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज़ के बारे में कि क्या होती है मॉनेटरी या फिस्कल पॉलिसी। ओके, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी की मैंने आपको डेफिनेशन तो बता दी, अब जो मेन इंपॉर्टेंट रह गया उसका डिफरेंस, इसको देखना इसमें बाकी रह गया है। ओके, तो उसमें लिखा हुआ है द मॉनेटरी जो पॉलिसी है वो आपका परटेन टू बैंकिंग सिस्टम ऑपरेशंस एम टू द अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई ऑफ द लैंडिंग इन द इकोनॉमी। ओके, इसके अंदर क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो क्या होता है ना, ये कोई भी बैंकिंग सिस्टम्स को ऑपरेट करती है ना, ये बैंकिंग सिस्टम को ऑपरेट करती है, जबकि जो फिस्कल पॉलिसी होती है ये बैंकिंग सिस्टम्स को ऑपरेट नहीं करती है। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी का जो एम होता है ना, ये अफेक्ट करता है किसी भी मनी की सप्लाई को, है ना, मार्केट के अंदर जो है मनी की सप्लाई कितनी हो रही है, कैसे हो रही है, ये सब मॉनेटरी पॉलिसी देखता है, जबकि ये फिस्कल पॉलिसी नहीं देखता, है ना। फिस्कल पॉलिसी क्या देखता है, जो फिस्कल पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी मीन द गवर्नमेंट एक्शन, ये गवर्नमेंट के एक्शंस को देखती है। गवर्नमेंट अलग है, देखो, एक हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है और सेंट्रल बैंक अलग है। जो सेंट्रल बैंक जो काम करती है वो मॉनेटरी पॉलिसी के लिए काम करती है, जो, ओके, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपकी फिस्कल पॉलिसी के लिए काम करती है, बस इतना है। और जो आपका फिस्कल जो पॉलिसी की, और जो फिस्कल पॉलिसी होती है ये गवर्नमेंट द्वारा एक्शन ली जाती है, जिसके अंदर हम टैक्सेस या उसके एक्सपेंडिचर्स को देखते हैं। फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी आर एम्प्लॉयड टू कंट्रोल इकोनॉमी एक्टिविटीज़ थ्रू आउट द टाइम। लेकिन इन दोनों में एक चीज़ समान है, एक चीज़ एकदम सेम है। वो क्या सेम है कि ये दोनों पॉलिसीज़ जो है एम्प्लॉयमेंट्स को बढ़ावा देती हैं, एम्प्लॉय एंड कंट्रोल करती है इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ को, उनके ग्रोथ को एक टाइम पर, है ना। तो ये दोनों चीज़ें इसमें मिलके चलती हैं, ये दोनों चीज़ें ये चाहती हैं, है ना, मतलब कि अब मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी ये दोनों ये दोनों चाहती हैं कि जो है मार्केट के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़े और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो, और इकोनॉमी की जो एक्टिविटी है उनको ये कंट्रोल करें, है ना, किसी भी एक टाइम पर। ओके, और यहाँ पर मैंने एक चार्ट दिया है, इसको यदि आप इसको ज़रा आप ध्यान से देखो तो आपको पढ़ने में आएगा। और ये जो है ना आपका
बहुत ही, ये है मैंने इसमें लिखा, शॉर्ट में लिखे हैं मैंने, इसके डिफरेंसेस को शॉर्ट में बताया कि अब कुछ फिजिकल पॉलिसी है ये चेंज करती है इकोनॉमिक्स को, है ना। ये थोड़ा सा गलत हो गया। जो फिजिकल पॉलिसी है वो चेंज करती है गवर्नमेंट स्पेंडिंग यानी टैक्स रेट्स को, है ना, सेट बाय द गवर्नमेंट, है ना। तो ये जो गवर्नमेंट ज़्यादा होती है। और जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये इंटरेस्ट रेट को देखती है और मनी सप्लाई को देखती है, उसको ये उसको चेंज कर सकती है। इसको सेंट्रल बैंक दिखता है, इसको जो है ना वो सेंट्रल बैंक इसको बनाती है ना। और फिजिकल पॉलिसी जो है ये एक स्पेसिफिक टारगेट के साथ काम करती है, ये एक टारगेट का इन्फ्लेशन करती है ना मॉनेटरी पॉलिसी। और जो फिजिकल पॉलिसी है ये साइड इफेक्ट डालता है गवर्नमेंट बजट को, उनके बोरिंग्स को। और जो मॉनिटरिंग जो पॉलिसी है ये साइड इफेक्ट डालता है एक्सचेंज रेट एंड हाउसिंग मार्केट के अंदर, है ना। और जो फिजिकल पॉलिसी है ये स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स से डायमेंशन में काम करती है और चेंज करती है आपके टैक्सेस इसमें रेट को, है ना। और जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये मोस्टली इंडिपेंडेंट होती है ना। मतलब कि इसके अंदर जो है पॉलिटिक्स का कोई भी हाथ नहीं होता, मोस्टली जो इंडिपेंडेंस होती है फ्रॉम द पॉलिटिकल प्रोसेस से ही, है ना। तो मॉनेटरी पॉलिसी ये होती है। ओके, तो उम्मीद है कि आपको इसका डिफरेंस समझ में आया होगा, इसकी डेफिनेशन समझ में आई होगी। और यदि समझ में आई है तो प्लीज़ बेटा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारा जो है व्हाट्सएप चैनल दे रखा है हमारे अबाउट सेक्शन में, उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम का भी हमारा एक पेज है, वहाँ पर भी आप जा कर के फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, है ना। और यदि किसी को नोट्स चाहिए, यदि आप सबको कोई भी नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप मुझे इस पर कांटेक्ट करें। कांटेक्ट मतलब व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल ना करें। ओके, जो और जो स्टूडेंट चाहता है कि मतलब वो हमको व्हाट्सएप मैसेज करें तो इस नंबर में कह देना, नोट्स बाय कर लेना मिनिमम अमाउंट पे करके। ओके, ये बाय एकदम पेड नोट्स हैं। ओके, तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो गई मेरे हिसाब से, है ना। और उम्मीद है कि आज की सीरीज़, आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। नोट्स बाय करने के लिए इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आने वाली है कमेंट जरूर कर दीजिएगा, है ना। और वैसे तो मैं लाता रहूँगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो हम आपको अलविदा बोलते हैं ये वाली वीडियो में। ओके, तो आपको थैंक यू सो मच।